हेलो फ्रेंड्स। तो सभी को आपका स्वागत है इस चैनल पे। और यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ना थोड़ा सा एक मतलब मोटिवेशन बढ़ता है ना। और लगता है कि मतलब हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। और ज़रूर आप शेयर करिएगा, जो भी पढ़ने वाले हैं लोगों को उनको पास ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बाकी तो आपका ही काम है ये, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हम इससे मोटिवेट हो और आपको नए से नए कंटेंट को मतलब आपके लिए उपलब्ध कराएं, ठीक है। चलिए हम आते हैं आगे। हिस्ट्री का हम लोग एक सीरीज चालू किए थे, तो आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, है कि नहीं। पार्ट 1 हो गया था, जिसका प्लेलिस्ट हिस्ट्री का भी बना हुआ है, तो पार्ट 1 को आप जाके ज़रूर देख लेंगे। और यहाँ पार्ट 2 है, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं आगे। तो चलिए, हम लोग ये देख रहे थे पिछले पार्ट 1 वीडियो में, जो हम लोग देखे थे कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को। देखिए देखिए ट्राफ ट्राल्फलगर ना, ट्राल्फगर ट्राल्फलगर का युद्ध 1805 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया, ठीक है। तो इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच, ठीक है। इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच किस युद्ध लड़ा गया, मतलब ट्राफलगर, ऐसे याद रखिएगा ना। ट्राफलगर याद करते तो भूल जाइएगा, ट्राफलगर याद रखिएगा। 1805 में युद्ध हुआ। यहाँ 2 क्वेश्चन हुआ कि ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ, 1805 में, और किसके किस बीच, तो अंग्रेज और यानी इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच कब युद्ध हुआ, तो 1815 ईस्वी में। इसी में भी नेपोलियन पकड़ा जाता है। देखिए, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच युद्ध हुआ। अभी हम लोग जब मतलब युद्ध देखेंगे तो दो राष्ट्र देखेंगे, मित्र राष्ट्र और एक ध्रुवी राष्ट्र, तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो वाटरलू के मैदान में नेपोलियन क्या हुआ, नेपोलियन को मतलब नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच में युद्ध हुआ 1815 ईस्वी में, जून 1815 ईस्वी में। आइए अब देखिए, उसको पकड़ लिया गया नेपोलियन को इसी वाटरलू के युद्ध में। नेपोलियन को कैद कर कहाँ भेज दिया गया, तो सेंट हेलेना द्वीप। कहाँ भेज दिया गया, सेंट हेलेना द्वीप, ठीक है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह की शासन उत्तम है। यह उक्ति मतलब बोल दिए, कौन बोले, जैसे हम लोग नहीं कहते कि हाँ मतलब कुछ एक वर्ड बोल देते हैं किसी को, तो ये कह रहा कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह की शासन उत्तम है। ये किसने कहा थे, वॉल्टेयर ने कहे थे, ठीक है। इटली राष्ट्र का जन्म किस वर्ष माना जाता है, यानी इटली राष्ट्र का जन्म किस वर्ष माना जाता है। जैसे पाकिस्तान का जन्म हुआ ना भारत से, तो उसी तरीके से ये हुआ। जैसे इंडिया है था, तो फिर उसको 14 अगस्त 1947 को क्या कर दिया गया, उसको नया मतलब उसको बना दिया गया, तो वो है इटली। ध्यान से समझिएगा कि इटली राष्ट्र का जन्म किस वर्ष माना जाता है, 1860 ईस्वी में, ठीक है। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, जोसेफ मेजनी को। इटली का एकीकरण किसे माना जाता है, मेजनी, ठीक है, याद रखिएगा। इटली का एकीकरण का मतलब किसको माना जाता है जनक, तो याद रखिएगा जोसेफ मेजनी को। आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इटली का एकीकरण किसने किया। देखिए, इटली के एकीकरण के जनक हम जोसेफ मेजनी को बोलते हैं, और इटली का एकीकरण किसने किया, तो काउंट काबोर ने किया। क्या किया, काउंट काबोर ने किया। चलिए आते हैं हम आगे। कह कि लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने मतलब किसने किया, ठीक है। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया, तो गैरिबाल्डी ने किया, ठीक है, गैरिबाल्डी। आइए, अभी पूछेगा आपको, कई बार पूछा हुआ एग्जाम में कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था, तो भी ध्यान दीजिए, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशासन किसका था, सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशासन किसका था, तो जर्मनी का। उस समय जर्मनी बहुत मजबूत स्थिति में था, तो सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशासन किसका था, तो जर्मनी का था, ठीक है। प्रसा के शासक विलियम प्रथम प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मार्क। क्या था, बिस्मार्क, ठीक है। प्रसा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मार्क, ठीक है। आइए आते हैं आगे। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे है, बिस्मार्क को। किसका है, बिस्मार्क। देखिए, इटली का एकीकरण देखिए यहाँ पे काउंट काबूर है, कौन है, काउंट काबूर।
और जर्मनी का तो बिस्मार्क। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आते कहता कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। तो आपसे पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के मतलब बाद एक संभव हुआ? तो सेडान का युद्ध। देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स। मतलब एक वैज्ञानिक दृष्टि को मतलब रखने वाला, समाज को एक नए संदेश या नए दिशा में ले जाने वाला कौन थे? मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ठीक है, कैसा? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का। ठीक है, चलिए कौन हाथ के थे? जर्मनी के। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने ही। किसने दिया? कार्ल मार्क्स। तो कहा कि दुनिया के मजदूर क्या हो? एक हो। तो किसने कहा? कार्ल मार्क्स। और रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। रूस के शासक को क्या कहता है? जार। ठीक है, आते हैं आगे। कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि लाल सेना का गठन, लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रास्की ने, ट्रास्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रास्की ने। तो चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था? बोल्शेविक दल का लेनिन। कौन थे? लेनिन। बोल्शेविक दल, एक बार पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू की? 1924 ईस्वी में। ठीक है, रूस में नई आर्थिक नीति कब चालू हुआ? तो ये 1924 में। भारत में तो 1991 में लागू हुआ था। ठीक है, नई आर्थिक नीति। इसी के अनुसार एलपीजी मॉडल आया था। ठीक है, एलपीजी लाइसेंसियल पद्धति को प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ फिलहाल पढ़ रहे थे तो याद आ गया, तो हम लोग को बता दिए कि नई आर्थिक नीति 1924 में। आधुनिक आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो स्टालिन का। ठीक है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहते हैं? तो स्टालिन को। आप लोग का एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में कि फ्रांस का जो है ना, फ्रांस के आधुनिक फ्रांस के जनक किसे कहते हैं? चलिए आते हैं आगे। मदर, मदर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमस, मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम गोर्की, ऐसे गोर्की याद रखेंगे। ठीक है, मैक्सिम गोर्की। मदर, मदर गोर्की। ठीक है, मदर गोर्की, ऐसे मैक्सिम एम्स हो गया, मैक्सिमस, मैक्सिमस गोर्की। ठीक है, याद रखेंगे, मैक्सिमस गोर्की। कह रहा है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। तो पूछेगा कि इंग्लैंड का गृह युद्ध कब हुआ? तो एक पहला क्वेश्चन हो गया 1642 ईस्वी में। और मतलब शासनकाल में मतलब किसके साथ उस समय किस राजा का शासन चल रहा था? तो चार्ल्स प्रथम का। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। कह रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों तथा संसद के समर्थकों को क्या कहा गया? ठीक है, गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों तथा संसद के समर्थकों को क्या कहा गया? ठीक है, तो इसका आंसर है कैवेलियर तथा राउंड हेड्स, कैवेलियर तथा राउंड हेड्स। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक को कैवेलियर्स और संसद के समर्थक को राउंड हेड्स। देखिए पहले क्या बोल रहा है कि राजा के समर्थक, तो पहले आंसर है यहाँ पे देखिएगा तो कैवेलियर्स। ठीक है, कैवेलियर्स, तो राजा के समर्थक को कैवेलियर्स और संसद के समर्थक को राउंड हेड्स। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। अब यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि रक्तहीन क्रांति, ठीक है, रक्तहीन क्रांति कब हुआ? तो पहला तो यहाँ क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन में ही कि 1688 में। गौरवपूर्ण क्रांति यानी रक्तहीन, यानी वहाँ मार काट नहीं हुआ, मार काट नहीं हुआ। ठीक है, ताकि अगर मार काट होता तो ब्लड गिरता, लेकिन तो वही कहा कि ब्लड
रक्तहीन मतलब वहाँ पे रक्त मारकाट नहीं हुआ किया गया, ऐसे ही युद्ध आंदोलन किया गया। तो 1688 में हुआ। तो वही कह रहा है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 से में किसके समय हुआ, तो जेम्स द्वितीय। वहाँ के शासक कौन था उस समय का, तो जेम्स द्वितीय। चलिए, शतवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ठीक है, यह जो शुरू हुआ था वो 1756 से 17 मतलब ये 1763 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1756 से 1763। तो यही देखिए हो गया ना, 7 साल के करीब हो गया। ठीक है, चलिए 7 साल हो गया। तो यही शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। चलिए, तो अब आते हैं हम आगे। गुलाबों का युद्ध कहाँ कहाँ हुआ, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ, तो इंग्लैंड में। ठीक है, देखिए इंग्लैंड का चिन्ह भी जो है होता है ना, चिन्ह तो राष्ट्रीय प्रतीक होता है ना, तो वहाँ गुलाब का फूल भी है, याद रखिएगा। चलिए, तो ऐसे याद रखेंगे कि गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ, इंग्लैंड में। इंग्लैंड जैसे कैसे गुलाब बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, ऐसे इंग्लैंड के लोग भी गुलाब जैसे होते हैं, उजर उजर। तो ऐसे ही दिमाग में बैठाना है। एक ऐसे तरीके है जो आपको याद होगा, करने का याद का तरीका और कुछ नहीं है। देखिए, सर्वसाधारण सर्वसाधारण के अधिकार का घोषणा पत्र था, सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था, तो मैग्ना कार्टा कहते हैं उसको। देखिए, जैसे कोई अधिकार पत्र होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हमको मान लीजिए कि हम इंग्लैंड के व्यक्ति हैं, ठीक है, और हम इंडिया में आके व्यापार करना चाहते हैं, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्या देंगे, तो एक अधिकार पत्र देंगे कि हाँ, एक कंपनी के जो लोग हैं वो आके व्यापार कर सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। तो उसी को अधिकार को हम घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी में। देखिए, आपको 19 जुलाई 1914 जरूर रखना है याद, 1914। और 1918 में क्या हुआ था, समाप्ति हो गया था। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, दोनों डेट को ना। 1900 कब कब बना था, शुरू हुआ था 1914, ख़त्म कब हुआ 1918। तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका मतलब युद्ध रखेंगे याद कि मतलब ये कब हुआ। ठीक है, तो 28 जुलाई 1914। करके प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो सेराजेवा हत्याकांड। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के एक राजा थे ना, इसका फर्डिनेंड, उसको हत्या कर दिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का एक राजा थे, ऑस्ट्रिया के क्या था, एक राजा, उसको हत्या कर दिया गया। उसी के कारण से जो है मतलब वहाँ पे युद्ध छिड़ गया। तो याद रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है साराजेवा हत्याकांड। ठीक है, तो वो चीज़ को आप ध्यान देंगे। आते हैं आगे, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि ऑस्ट्रिया का युद्ध क्यों हुआ, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड को ठीक है, फर्डिनेंड को क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया। ठीक है, तो उसी को वहीं के नाम पे देखिए, यहाँ पे सेराजेवा हत्याकांड। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना चौरा चौरी हत्याकांड, वैसे सेराजेवा हत्याकांड वहाँ इसका नाम है। चलिए आते हैं आगे, कारण कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिया, तो 37 देश ने। ठीक है, 37 देशों ने भाग लिया था। कभी कोई बोल सकता है कि विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि दो युद्ध हुआ था, तो दोनों में याद रखना कि कौन ना हुआ था। चलिए, तो प्रथम युद्ध में 37 लिए थे। ठीक है, चलिए 37 युद्ध में भाग लिए थे, तो याद रखेंगे। आगे आते हैं, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया, तो जर्मनी ने। कौन सा किया, जर्मनी। धुरी राष्ट्रों का बोले थे ना, दो गो राष्ट्र है, एक मित्र राष्ट्र, ठीक है, अब एक है धुरी राष्ट्र। तो दो गो राष्ट्र के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो आगे हम देखेंगे कौन कौन इसमें है शामिल। तो आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए, कह रहा है, यहाँ से हम लोग देख लिए थे प्रथम विश्व का तत्कालिक कारण, और इसके बाद ये देख लिए 37 देशों ने भाग लिया। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया, तो जर्मनी ने किया। चलिए, फिर कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो देखिए 11 नवंबर 1918। देखिए, आपको याद रखना है 1914 में शुरू हुआ, अब क्या याद रखना है, 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। ठीक है, ये चालू हुआ था 28 जुलाई को। कब शुरू हुआ था, याद है, देखिए ये कब शुरू हुआ था, तो ये 28 जुलाई को। देखिए 28 जुलाई को प्रथम युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है,
और द्वितीय युद्ध जो शुरू हुआ था, प्रथम युद्ध अंत हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा वह जो शुरू हुआ था 18 जून को। तो देखिए यहाँ 18 जून को नहीं, प्रथम विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुआ था वो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को। तो एक चीज़ को दिमाग में रखेंगे। चलिए, पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 1919 ईस्वी में। देखिए उसका 1919 याद रखिएगा, बाकी इसका डेट महत्वपूर्ण नहीं है। तो पेरिस शांति सम्मेलन याद रखिए 1919 में। आते हैं आगे हम, ठीक है। कह रहा है कि किससे प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई? किससे प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई? तो जर्मनी को। देखिए जो युद्ध करेगा तो उसको हानि होगा, ठीक है। तो चलिए, ये जर्मनी को हानि हुआ था। आते हैं आगे। और युद्ध में कमज़ोर लोगों को ज़्यादा ही मतलब घाटा होता है, ठीक है। चलिए, जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? तो राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन का। देखिए राष्ट्र संघ नहीं पूछता है एग्जाम में, लीग ऑफ नेशन कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसमें के बाद कौन सा नेशन का यानी कौन सा संगठन का स्थापना हुआ? तो लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ का, यूएनओ का जो हुआ, मतलब यूएनओ का नहीं, सॉरी यूएन, राष्ट्र संघ है ना, यूएन का स्थापना हुआ। तो याद रखेंगे राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, आपको याद रखना है लीग ऑफ नेशन। तो ध्यान में रखें कि लीग ऑफ नेशन का स्थापना हुआ। चलिए आते हैं प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। देखिए कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। अब बताइए, एक क्वेश्चन आपको कमेंट में जरूर करिएगा, क्योंकि आप क्लास किए हैं तो आपको याद होगा कि राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का प्रथम, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति। और ये तो प्रथम विश्व के समय था वुडरो विल्सन। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है यहाँ पे कि चीनी क्रांति कब हुई? तो 1911 ईस्वी में। कब हुआ? 1911 ईस्वी में। चीन की क्रांति कब हुआ? 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति का नेता कौन था? सन्यात सेन, ठीक है। चलिए वहाँ के फिर प्रथम, जैसे वहाँ कैसे जॉर्ज वाशिंगटन बने थे वैसे यहाँ के प्रथम फिर प्रथम राष्ट्रपति बन गए अभी, ठीक है। तो याद रखिएगा चीन का नेता कौन था? तो सन्यात सेन। चीन में बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? तो यार इसका नाम ही तो खतरनाक होता है इन लोग का। देखिए चे हेंग तिंग, ठीक है। तो ऐसे चीन में बॉक्सर आंदोलन का नेता चे हेंग तिंग। चीनी समाजवादी, देखिए चीनी समाजवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो माओ त्सुंग। देखिए सबसे पहले आपको इस सब तीनों दोनों नहीं रखने हैं, ज़्यादातर याद रखना है कि चीनी क्रांति का नेता कौन था? तो डॉक्टर सन्यात सेन, ठीक है। चलिए बाकी आपको मर्जी ही याद रखने का। आइए, एशिया का मरीज देखिए चीन का, और यूरोप का मरीज तुर्की का। लेकिन ये दोनों देश आज बहुत डेवलप कर गया, बहुत ज़्यादा। अभी देखिए टेक्नोलॉजी में चाइना आगे है, और टेक्नोलॉजी में जैसे ये ड्रोन, तुर्की का ड्रोन आज दुनिया में फेमस है, ठीक है। भला ही दोनों मरीज था, याद रखिएगा कि कमज़ोर आदमी ही अगर वो उठा तो अर्श पर से हर्ष पर से अर्श पर चला जाएगा। वही हिसाब इन लोग का साथ हुआ। आज चाइना कहाँ चला गया है ना, और आज तुर्की कहाँ चला गया। तो बहुत डेवलप करते हैं लोग, कष्ट में लोग बहुत डेवलप करते हैं। तो आज सोचिए कि एशिया का मरीज कहा जाता था, और वो चाइना आज कहाँ है ना। आज जिसका 100 बिल्डिंग पर भी चले जाएगा ऊपर तो एक आम एक बाजार की तरह दिखेगा। चलिए, आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। देखिए आधुनिक तुर्की का जो है ना निर्माता किसे कहते हैं? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। इसी ने 1924 इसमें याद होगा कि खलीफा पद को ख़त्म कर दिया था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है। आते हैं आगे। तुर्की कब गणतंत्र बना, कब संविधान वहाँ का लागू हुआ? 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को। 1923 ईस्वी को आपको याद रखना, 1923। चलिए, तुर्की गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। देखिए जहाँ जहाँ पहले लोग आंदोलन करेंगे तो आंदोलन समाप्ति के बाद जब बचेंगे तो वही वहाँ के क्या हो जाएंगे? प्रमुख हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि लड़ेगा कोई और राष्ट्रपति बनेगा कोई और। तो देखिए वहाँ के आधुनिक तुर्की के निर्माता हम पढ़े क्या? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो तुर्की जब गणतंत्र होगा तो पहली बार में कौन बनेगा? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा।
चलिए आते हैं आगे। अब यहाँ कह रहा है कि तुर्की कब धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म मान के वहाँ निवास कर सकता है। तो 1924 ईस्वी में देखिए यही खलीफा क्या होता था कि जो इस्लाम को मानते थे तो उनको मानने वाले लोग जो जो जैसे यहाँ पंडित जी होते हैं हिंदू धर्म में, वैसे ही उन लोग को सबसे बड़ा जो पद होता है मुस्लिम में वो होता है यही क्या बोलते हैं उसका, खलीफा। जो मतलब भगवान के बाद उनका मतलब जो उन लोग के मुस्लिम धर्म में भगवान के बाद वो पद है खलीफा। देखिए पंडित जी कोई अथी नहीं है जाति, एक पद का नाम है पंडित जी, ठीक है। आइए पंडित तो वो है। तो 1924 ईस्वी में धर्मनिरपेक्ष राज्य बन गया। कब बना? 1924 में, क्योंकि खलीफा पद कंप्लीट ख़त्म हो गया था। यही और ख़त्म कौन किया था? यही मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने ख़त्म कर दिया 1924 ईस्वी में। देखिए आते हैं आगे। कह रहा कि फासिज्म का उदय कहाँ हुआ? फासिज्म का उदय कहाँ हुआ? इटली में। फांसीवाद ऐसे समझिएगा, वहाँ फासिज्म नहीं आएगा, वहाँ आएगा कि फांसीवाद का मतलब उदय कहाँ हुआ, ठीक है। फांसीवाद इधर होगा या इधर से होगा, जैसा होगा आप समझ लीजिएगा, जो अच्छा लगे वो ले लीजिएगा। देखिए फांसीवाद का उदय कहाँ हुआ? इटली में। और फांसीवाद का जनक किसे माना जाता है? तो डोमेटो मुसलिनी को। यहाँ मुसलिनी दिया है लेकिन पूरा नाम इसका डोमेटो मुसलिनी है। याद रखिएगा कि फांसीवाद का मतलब उदय शुरू कहाँ हुआ? इटली में, ठीक है। और यहाँ और कौन था फांसीवाद का जन्मदाता? तो मुसलिनो को, ठीक है। चलिए तो आज हम जो क्लास में यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अगर आपको बहुत टाइम वाली लगता है तो यहाँ पे बटन होता है सेटिंग का, वहाँ से जाकर 1.5x पर देख सकते हैं या 2x पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे एक दो बार तो पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।